हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने मातृभूमि का मान इस एकांकी को पढ़ना शुरू किया था और एकांकी का बहुत सारा हिस्सा पढ़ने का भी बाकी है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मातृभूमि का मान इस एकांकी के एकांकीकार यानी लेखक है हरिकृष्ण प्रेमी जी, जिनके एकांकी जो है वो ये एक ऐतिहासिक एकांकी है, यानी इतिहास की घटी हुई घटना उससे संबंधित एकांकी है। तो ऐतिहासिक एकांकी है। इस एकांकी में कौन कौन पात्र है ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले महाराणा लाखा जो मेवाड़ के शासक है, उसके बाद राव हेमू जो बूंदी के शासक यानी राजा थे, और उसके बाद है अभय सिंह जो मेवाड़ का सेनापति, वीर सिंह जो मेवाड़ की सेना का सिपाही है, और चांदनी। तो ये सारे इस एकांकी के पात्र हैं। जहाँ तक हमने एकांकी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि किस प्रकार से महाराणा लाखा अपने सेनापति अभय सिंह को बूंदी के शासक राव हेमू के पास भेजते हैं और उसके साथ एक प्रस्ताव भेजते हैं। प्रस्ताव होता है कि बूंदी जो है, बूंदी नाम का ये छोटा सा राजपूतों का राज्य, ये मेवाड़ के अधीन हो जाए। उसके पीछे के महाराणा लाखा के भाव या विचार कुछ इस प्रकार से बताए जाते हैं अभय सिंह के द्वारा कि राजपूत ये जो छोटे छोटे राज्यों में बिखरे हुए हैं ये सारे एक हो जाए ताकि राजपूतों में एकता प्रस्थापित हो, और जब कोई विदेशी शत्रु राजपूतों पर आक्रमण करेगा तभी ये सारे राजपूत एक होकर डट के मुकाबला कर सके। तो ये जो वीरता का प्रस्ताव भेजा जाता है महाराणा लाखा द्वारा राव हेमू को, उस प्रस्ताव को राव हेमू जो बूंदी के शासक है वे ठुकराते हैं, क्योंकि वे स्वाभिमानी स्वभाव के हैं। हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है और वे भी राजपूत है, तो उन्हें किसी के अधीन होना क्यों भाएगा, क्यों अच्छा लगेगा, बराबर। और वे समझाते हैं, ये अभय सिंह को कह देते हैं राव हेमू कि हम राजपूत अलग अलग राज्यों में अलग अलग रहकर भी एक दूसरे को सहायता कर सकते हैं। अपनी एकता का जो एकता है वो हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं अलग रह के, एकता दिखाने के लिए या फिर विदेशी शत्रुओं से लड़ने के लिए किसी को किसी के अधीन होने की आवश्यकता नहीं है, यानी किसी को किसी का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। हम महाराणा लाखा जो मेवाड़ के शासक है उनका आज भी आदर सम्मान करते हैं, लेकिन वीरता के मामले में बूंदी के जो वीर है वे भी कम नहीं है, जो हाड़ा वंश के हैं। तो वे कह देते हैं कि हाड़ाओं में भी वीरता की कमी नहीं है, आप प्यार से कहेंगे तो हम सारी बात मानेंगे, लेकिन अगर आप शक्ति दिखाएंगे तो वीरता में बूंदी के वीर भी किसी बात में कम नहीं है। अब इस प्रकार से ये प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद अभय सिंह वापस मेवाड़ में लौट आता है और महाराणा लाखा को ये खबर दे देता है कि इस प्रकार से ये प्रस्ताव ठुकरा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने एकांकी पढ़ी थी, पहला दृश्य यहाँ तक पढ़ा था। आज हम दूसरे दृश्य से शुरुआत करेंगे। दूसरा दृश्य जो है वो पेज नंबर 30 पर शुरू होता है। ध्यान दीजिए, स्थान है चित्तौड़ का राजमहल, यानी ये दूसरा दृश्य कहाँ पे घट रहा है? चित्तौड़ का राजमहल। चित्तौड़ मेवाड़ एक ही है। ओके, महाराणा लाखा बहुत चिंतित और व्यथित अवस्था में टहल रहे हैं, और महाराणा लाखा ऐसे चक्कर काट रहे हैं, बहुत चिंता में है, व्यथित है। व्यथित मतलब क्या? दुखी अवस्था में। ओके, सो महाराणा लाखा, मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में मैंने कलंक का जो टीका लगाया है, कलंक का टीका लगाया है। इस बार मुट्ठी भर हाड़ाओं ने हम लोगों को जिस प्रकार पराजित और विफल किया है, उसमें मेवाड़ के आत्मगौरव को कितनी ठेस पहुंची है यह मेरा हृदय ही जानता है। अब यहाँ पे महाराणा लाखा अपने आप से ये बात कर रहे थे। क्या कहते हैं वे? कि मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास, यानी मेवाड़ जो है उसका नाम बहुत गौरव से लिया जाता था, एक महानता से लिया जाता था। उस गौरवपूर्ण इतिहास में महाराणा लाखा ने कलंक का टीका लगा दिया, यानी कोई बुरी बात उनकी वजह से घट गई है, कलंक धब्बा लग गया है उनके नाम को,
मेवाड़ के नाम को, मेवाड़ की वीरता को। अब ऐसा क्या हुआ है वो अगली लाइन में है जो आपको अंडरलाइन करना है। इस बार मुट्ठी भर हाड़ाओं ने यानी बहुत ही कम सिपाहियों ने, हाड़ा यानी ये बूंदी के सिपाही जो हाड़ा वंश के थे, तो मुट्ठी भर हाड़ाओं ने यानी बहुत कम हाड़ा सिपाहियों ने हम लोगों को यानी मेवाड़ की सेना को जिस प्रकार पराजित और विफल करा दिया। पराजित और विफल, विफल मतलब भी पराजित हो हराना, तो पराजित कर दिया है, विफल कर दिया है, उससे मेवाड़ के आत्मगौरव को, आत्मगौरव मतलब क्या, तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना होती है, नाम होता है, उस वीरता को, उस नाम को कितनी ठेस पहुंची है, कितना दुख हुआ है हमें इस बात का, ये सिर्फ मेरा हृदय ही जानता है। तो ये जो महाराणा लाखा का कथन है, इससे हमें पता चलता है कि युद्ध हो चुका है। ओके, यानी बीच में युद्ध का जो वर्णन है वो नहीं किया गया है। मेवाड़ और बूंदी के हाड़ा और मेवाड़ के सिपाही, इनके बीच युद्ध हो चुका है। उस युद्ध में महाराणा लाखा के मेवाड़ के सेना को हार स्वीकार करनी पड़ी है, और मेवाड़ की बहुत बड़ी सेना थी, उस सेना को किसने हरा दिया? बूंदी के मुट्ठी भर सेना ने, यानी बहुत कम सिपाहियों ने। ठीक है, अब लाखा, महाराणा लाखा ये सब सोच ही रहे थे, दुख अपना व्यक्त कर रहे थे, तभी अभय सिंह का उनके कक्ष में प्रवेश होता है, जो उनका सेनापति है, और महाराणा को अभिवादन करते हैं। अभय सिंह, महाराणा जी, दरबार के सभासद आपके दर्शन पाने को उत्सुक है। यानी दरबार के सभासद तो सभी को पता है, राजा महाराजाओं का दरबार भरता था, फिर मंत्री लोग बैठा करते थे, सारे निर्णय जो है वहीं पर लिए जाते थे। उस प्रकार से यहाँ पे भी दरबार में सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब महाराणा लाखा आएंगे, और यही संदेश लेकर कौन आए हैं? सेनापति अभय सिंह जी। तो महाराणा इस बात पर क्या कहते हैं? सेनापति अभय सिंह जी, आज मैं दरबार में नहीं जाऊंगा, मैं आज दरबार में नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं कि जब से हमें निमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा। कौन से मैदान में? तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये मैदान का नाम आपको ध्यान में रखना है। कौन से मैदान में युद्ध हुआ? निमरा के मैदान में। और बूंदी के राव हेमू से महाराणा लाखा को हारना पड़ा, यानी उसकी सेना को पराजित होकर भागना पड़ा, और तब से मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। धिक्कार रही है मतलब मेरी आत्मा मुझे कोस रही है, भला बुरा कह रही है कि इतनी छोटी सी सेना ने इतनी बड़ी तुम्हारी सेना को हरा दिया। बापा रावल और वीरवर हम्मीर का रक्त जिसकी धमनियों में बह रहा हो, वह प्राणों के भय से भाग जाए, यह कितने कलंक की बात है। कलंक यानी लज्जा, शर्म, और धमनियां मतलब नस, नसों में। तो यहाँ पे बापा रावल और वीरवर हम्मीर, इनका नाम जो है ये अंडरलाइन करना है, जो महाराणा लाखा के पूर्वज थे और बहुत वीर थे। इसीलिए महाराणा लाखा को शर्मिंदगी महसूस होती है, शर्म महसूस होती है कि ऐसे वीरों का, बापा रावल, वीरवर हम्मीर, ऐसे महान वीरों का रक्त जिसकी नसों में बह रहा हो, ऐसे व्यक्ति को अपने प्राण बचाते हुए प्राणों के डर से भागना पड़े, ये कितनी शर्म की बात है, लज्जा की बात है। यानी महाराणा लाखा को उस बात का दुख हो रहा है कि बूंदी की छोटी सी सेना के सामने उन्हें हार कर भागना पड़ा। अब इस बात पर अभय सिंह महाराणा लाखा को समझाते हैं। देखिए, किंतु जरा सी बात के लिए आप इतना शोक क्यों करते हैं महाराणा? इतनी सी बात के लिए इतना दुख क्यों मना रहे हैं? शोक यानी दुख। हाड़ाओं ने रात के समय अचानक हमारे शिविर पर आक्रमण कर दिया, तो ये महाराणा लाखा की सेना को भागना क्यों पड़ा, हार क्यों स्वीकार करनी पड़ी? क्योंकि बूंदी के हाड़ाओं ने यानी राव हेमू की सेना ने अचानक मेवाड़ के शिविर पर आक्रमण कर दिया था। शिविर यानी जो टेंट लगाए जाते हैं सिपाहियों के रहने के लिए, पड़ाव डाले जाते हैं, उन्हें कहते हैं शिविर। तो जैसे राव हेमू को ये खबर मिली कि महाराणा लाखा हमला करने वाला है, राव हेमू के सेना ने रातों रात, जब लाखा के सिपाही अलर्ट नहीं थे, उसी समय, रात के समय ही अचानक आक्रमण कर दिया, टेंट पर ही हमला बोल दिया जहां पर सिपाही रहे थे।
आकस्मिक धावे से घबराकर हमारे सैनिक भाग खड़े हुए। आकस्मिक यानी अचानक। तो अचानक जब ऐसे रात के समय हमला हुआ तो उस हमले से घबराकर मेवाड़ की सेना भाग गई, सिपाही भाग पड़े। आप तो तब भी प्राणों पर खेलकर राव हेमू से लोहा लेना चाहते थे। लोहा लेना ये मुहावरा है, बदला लेना। तो अभय सिंह महाराणा लाखा को समझाने का प्रयास करते हैं कि आप तो तभी भी अपने प्राणों पर खेलकर महाराणा राव हेमू से बदला लेना चाहते थे, उसको हराना चाहते थे, मारना चाहते थे, किंतु हम ही लोग आपको वहां से खींच लाए। आप तो तभी भी युद्ध करने के लिए अड़े थे, डटे थे, लेकिन हम ही लोग आपको वहां से खींच लाए। इसमें आपका क्या अपराध है? मतलब इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और इसमें मेवाड़ के गौरव में कमी आने का कौन सा कारण है? इसमें कोई कारण ही नहीं है कि मेवाड़ की महानता में, उसके गौरव में कोई कमी आ जाए। ऐसे अभय सिंह समझाता है महाराणा लाखा को। इस पर महाराणा क्या कहते हैं? जिनकी खाल मोटी होती है उनके लिए किसी भी बात में कोई भी अपयश, कलंक, अपमान का कारण नहीं होता। तो जिनकी खाल मोटी होती है, इसका अर्थ होता है खाल मतलब स्किन, चमड़ी। ओके, तो यहाँ पर इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं हमें समझना है। जिनकी खाल मोटी होती है यानी जिनका स्वाभिमान मर जाता है, जिनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना ही नहीं होती है, उनके लिए किसी भी बात में कोई भी अपयश, कलंक या अपमान का कारण नहीं होता। यानी जिनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, खुद के लिए सम्मान ही नहीं है, ऐसे लोगों को हार मिले, जीत मिले, यश मिले, अपमान मिले, यश मिले, अपयश मिले, अपमान मिले या फिर सम्मान मिले, उन्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे तो बिल्कुल हार में भी जीवन अच्छे से जीते, जीत में भी अच्छे से जीते हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अपमान से, हार से, अपयश से। किंतु जो आन को सम्मान से बढ़कर समझते हैं, आन को यानी आन को प्राणों से बढ़कर समझते हैं, आन यानी सम्मान, किंतु जो अपने सम्मान को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्राणों से ज्यादा महत्व देते हैं, वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहे। ये कैसी उपहासजनक बात है। उपहासजनक यानी हंसी की, मजाक की बात है कि जो लोग अपने आत्मसम्मान को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, ऐसे लोगों को हार कर भी जीवित रहना पड़ता है। ये कितनी मजाक की बात है। सुनो अभय सिंह जी, मैं अपने मस्तक के इस कलंक के टीके को धो डालना चाहता हूं। तो मेरे माथे पर, मस्तक यानी माथा, मेरे माथे पर ये कलंक लगा है, कलंक का टीका यानी हार का, ये जो हार का धब्बा मेरे माथे पर लगा है, मैं इस धब्बे को धो डालना चाहता हूँ। तो यहाँ पर महाराणा लाखा बहुत दुखी है, व्यथित अवस्था में है, बेचैन है, क्योंकि उन्हें 2 बार अपमान सहना पड़ा है। पहली बार जब उनके अधीन होने के प्रस्ताव को राव हेमू ठुकरा देते हैं। दूसरा अपमान या दूसरी जिस बात का उन्हें दुख है, अपमान उन्हें महसूस होता है, वो ये कि निमरा के मैदान में बूंदी के छोटी सी सेना ने, राव हेमू के छोटी सी सेना ने उनकी मेवाड़ की बड़ी सेना को हरा दिया, भगा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 2 अपमानों की आग में जल रहे हैं, दुखी है, व्यथित है और अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। इसीलिए वे ये कलंक के टीके की बात करते हैं कि मेरे नाम पर ये जो कलंक लग गया है, अब मेरे माथे पर ये जो हार का कलंक लग गया, इस कलंक के टीके को मैं धो डालना चाहता हूँ। इस पर अभय सिंह, मेवाड़ के सैनिक आपकी आज्ञा पर अपने प्राणों की बलि देने को प्रस्तुत है। तो अभय सिंह उन्हें समझाता है कि मेवाड़ के सिपाही तो आज भी आप आज्ञा करो तो वे अपने प्राणों की बलि देने के लिए तैयार है। यानी आप जब भी आज्ञा करो, मेवाड़ की सेना युद्ध करने के लिए तैयार है। महाराणा, उनकी पौरुष की परीक्षा का दिन आज पहुंचा है। पौरुष मतलब शक्ति, वीरता। तो मेवाड़ की सेना, सिपाहियों की वीरता की परीक्षा का दिन आ पहुंचा है। महारावल बाप्पा का वंशज मैं लाखा प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा।
तो महाराणा लाखा उसी क्रोध में, उसी दुख में एक प्रतिज्ञा कर बैठते हैं। यहाँ पर ये जो प्रतिज्ञा के शब्द है आपको बिल्कुल इसी तरह से ध्यान में रखने हैं, उसमें कोई भी शब्द आगे पीछे करना नहीं है। ओके, तो क्या प्रतिज्ञा है कि महाराणा लाखा ने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक बूंदी के दुर्ग में वे ससैन्य प्रवेश नहीं करेंगे, ससैन्य यानी सेना के साथ, और दुर्ग मतलब क्या, किला, फोर्ट, तो जब तक वे बूंदी के फोर्ट में सेना के साथ प्रवेश नहीं करेंगे, अन्न जल, अन्न यानी खाना, जल यानी पानी, दोनों को ग्रहण नहीं करेंगे। ओके, अब ये दुर्ग पर ही प्रवेश करने की बात क्यों की गई है, क्योंकि उस दुर्ग में हमेशा शासक यानी राजा रहा करते थे। अगर वो शासक रहने वाला जो किला है, वो जो फोर्ट है, उसी पर शत्रु ने कब्जा कर दिया, उसी को अगर अपने हाथ में ले लिया, तो इसका अर्थ क्या होगा कि ये पूरा का पूरा राज्य मतलब हार गया, शत्रु के हाथ में चला गया। बराबर, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रतिज्ञा की गई है। अब अभय सिंह क्या कहते हैं, देखिए, महाराणा छोटे से बूंदी दुर्ग का विजय करने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता है। ये छोटा सा बूंदी का दुर्ग है और इसे जीतने के लिए आपको इतनी बड़ी प्रतिज्ञा आपने क्यों कर ली। बूंदी को उसकी धृष्टता के लिए दंड दिया जाएगा। धृष्टता मतलब क्या, दुस्साहस। धृष्टता का अर्थ है दुस्साहस, और दुस्साहस का अर्थ होता है अपनी मर्यादा से कुछ अधिक करना, अपनी लिमिट क्रॉस करके कुछ और ज्यादा करके दिखाना, उसको बोलते हैं दुस्साहस या फिर धृष्टता। तो बूंदी को उसकी धृष्टता के लिए दंड दिया जाएगा। बूंदी वालों ने ये जो रातों रात हमला कर दिया है, ये जो दुष्टता की है, उस दुष्टता के लिए उन्हें हम दंड देंगे। लेकिन साथ ही साथ अभय सिंह इस सच्चाई को भी बयान करता है, लेकिन हाड़ा लोग कितने वीर है, भले ही वे हमारे शत्रु है, भले ही वे संख्या में कम है, लेकिन वीरता में बिल्कुल भी कमी नहीं है। हाड़ा लोग कितने वीर है, युद्ध करने में वे यम से भी नहीं डरते। इसमें संदेह नहीं कि अंतिम विजय हमारी होगी। अभय सिंह क्या कहता है महाराणा लाखा से कि इसमें कोई संदेह नहीं, उसमें कोई शक नहीं कि अंतिम विजय जो है वो हमारी ही होगी, किंतु यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने दिन लगेंगे, यानी जीतने के लिए कितना समय लगेगा, ये हम में से कोई नहीं जानता। इसीलिए ऐसी भीषण प्रतिज्ञा आप ना करें। ओके, भीषण मतलब क्या, भयंकर। तो ऐसी भयंकर प्रतिज्ञा आप ना करें कि जब तक बूंदी के दुर्ग में आप प्रवेश नहीं करेंगे तब तक कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे, क्योंकि हाड़ा लोग बूंदी के जो सिपाही है वे वीरता में कम नहीं थे। युद्ध अगर होता, हाड़ा और सिसोदिया यानी मेवाड़ और बूंदी के बीच में अगर युद्ध होता तो अंतिम विजय मेवाड़ की होती, लेकिन उसे कितना, उस युद्ध के लिए कितना समय जाता ये कोई नहीं कह सकता था। क्यों, क्योंकि बूंदी के जो सिपाही है वो वीरता में कम नहीं थे। ओके, तो आगे, महाराणा आप क्या कहते हैं सेनापति, क्या कभी आपने सुना है कि सूर्य वंश में पैदा होने वाले पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा को वापस लिया हो। सूर्य वंश यानी राजपूत वंश। सच्चे राजपूत कभी अपनी शब्द से, अपनी प्रतिज्ञा से पीछे हटते नहीं है, इसलिए वो भी क्या कहते हैं कि सूर्य वंश में पैदा होने वाले पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा को वापस लिया हो। क्या कभी आपने ऐसा सुना है। प्राण जाए पर वचन न जाए, यह हमारे जीवन का मूल मंत्र है। यानी एक बार प्राण चले गए तो भी चलेगा, लेकिन वचन, प्रतिज्ञा, मुख से निकले हुए शब्द कभी खाली नहीं जाने चाहिए, वो किसी भी हालत में पूर्ण होना चाहिए। जो तीर तरकश से निकलकर कमान पर चढ़कर छूट गया, उसे बीच में ही नहीं लौटाया जा सकता। जो तीर, तीर मतलब बाण, तरकश मतलब क्या, वो बाण रखने के लिए जो पीछे बैग होता है, आपने देखा होगा सीरियल्स या मूवी में, जो एरो रखने के लिए पीछे बैग होता है, उसे क्या कहते हैं, तरकश। तो जो तीर एक बार तरकश से निकलकर, तीर यानी बाण निकलकर कमान पर चढ़कर छूट गया, कमान यानी धनुष, तो जो तीर तरकश से निकलकर कमान यानी धनुष पर चढ़कर छूट गया, उसे बीच में लौटाया नहीं जा सकता। और ये तीर और
कमान का उदाहरण यहाँ पे महाराणा लाखा ने क्यों दिया है? क्योंकि इसके पीछे का उनका भाव यह है कि एक बार राजपूतों के मुख से कोई शब्द निकल गया तो उसको आधे से ही वापस नहीं लिया जा सकता। उसे हर हालत में एक बार शब्द निकल गया मुख से तो पूरा करना ही है। मेरी प्रतिज्ञा कठिनाई से पूरी होगी, ये मैं जानता हूँ। मतलब मैंने जो प्रतिज्ञा ली है वो बहुत कठिन है और बहुत कठिनाई से, मुश्किल से ये प्रतिज्ञा पूरी होगी, ये मैं भी जानता हूँ। और इस बात की हाल ही के युद्ध में पुष्टि भी हो चुकी है। यानी ये जो बात है कि ये बहुत कठिनाई से प्रतिज्ञा पूरी होगी, इस बात का हमें हाल ही के युद्ध में पता भी चला है। पुष्टि हो चुकी है मतलब हमें पता चला है, पूर्ति हो चुकी है, मालूम हो चुका है कि हाड़ा जाति वीरता में हम लोगों में किसी भी प्रकार हीन नहीं है। हीन यानी कम, कि ये जो हाड़ा लोग हैं, हाड़ा यानी बूंदी के राजपूत, उनके वंश का नाम है हाड़ा, कि हाड़ा लोग यानी बूंदी के राजपूत हम लोगों में किसी भी प्रकार हीन नहीं है, यानी वीरता में कम नहीं है। फिर भी महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा वास्तव में प्रतिज्ञा है और वह पूर्ण होनी ही चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से महाराणा लाखा ने प्रतिज्ञा ली और जिद की कि अभिमुख से शब्द निकल गया है तो उसे हर हालत में पूर्ण करना ही है। क्योंकि राजपूतों का एक ही मूल मंत्र होता है, प्राण जाए पर वचन न जाए। ओके, अब हमारी ये जो एकांकी है, यहाँ पर एक तीसरे आगे के पात्र का यहाँ पर आगमन होता है। नेपथ्य में गान यानी नेपथ्य में गीत की आवाज आती है। मतलब नेपथ्य मतलब क्या? ये एक एकांकी है, लाइक ड्रामा है। तो जब ये स्टेज पे किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, तो रंगमंच जो स्टेज होता है उसके पर्दे के पीछे की जो जगह होती है उसे कहते हैं नेपथ्य, यानी बैकग्राउंड कह सकते हैं। तो नेपथ्य में से गीत की आवाज आती है। ये सागर से रत्न निकाले, युग युग से है गए संभाले, इनसे दुनिया में उजियाला, तोड़ मोतियों की मतमाला। ये छाती में छेद कराकर एक हुए हैं हृदय मिलाकर, इनमें व्यर्थ भेद क्यों डाला, तोड़ मोतियों की मतमाला। ये सागर से रत्न निकाले मतलब ये यहाँ पर ये जो जिसका आगमन होता है, ये गाते गाते चारनी का प्रवेश होता है। तो चारनी कौन है? सेविका है महाराणा लाखा के दरबार में, जो गीत के माध्यम से राजपूतों की एकता या फिर मेवाड़ की जो महानता है, महाराणा लाखा जो शासक है उनकी वीरता, इन सारी बातों का बखान करते हैं। तो यहाँ पर एक गीत बताया गया है, ये सागर से रत्न निकाले, यानी ये जो सारे राजपूत है ये समुद्र से निकाले हुए रत्न है। रत्न मतलब कीमती, जैसे हीरा होता है कीमती, वैसे ये रत्न है। युग युग से है गए संभाले, और युगों युगों से ये एक साथ है संभाले गए हैं। इनसे दुनिया में उजियाला, यानी ये राजपूतों के कारण ही ये दुनिया जो है इसी में प्रकाश फैला हुआ है। तोड़ मोतियों की मतमाला, ये जो राजपूत है ये मोतियों के, रत्नों के समान है। और कौन सी माला में बंधे हुए हैं? एकता की माला में। तो मोतियों की माला जो है वहां पर लिख सकते हो आप, एकता की माला। ये सारे राजपूत एकता की माला में बंधे हुए हैं। ये छाती में छेद कराकर एक हुए हैं हृदय मिलाकर। तो अगर आपने मोतियों की माला देखी होगी तो मोतियों के बीचों बीच होल किया जाता है, छेद किया जाता है, तब जाकर फिर उसकी माला बनती है। उसी प्रकार से यहाँ पे चारनी गीत में क्या कहती है कि ये सारे राजपूत अपनी छाती में छेद कराकर एक हुए हैं हृदय मिलाकर। मतलब ये सिर्फ ऊपर ऊपर से एक नहीं है, इनके हृदय एक है। हृदय में होल, हृदय में छेद करके ये सारे राजपूत एक हुए, एकता की माला में बंधे हुए हैं। इनमें व्यर्थ भेद क्यों डाला, तोड़ मोतियों की मतमाला। और ऐसी इस सुंदर एकता की माला में तूने व्यर्थ में ही भेद डाल दिया, तो ऐसे मत करो। इस मोतियों की, राजपूतों की एकता की माला को मत तोड़ो। इस प्रकार का संदेश इस चारनी के गीत में है। तो ये जो गीत है, ये जो 4 लाइन है, उसको आप लेफ्ट साइड में ब्रैकेट करके लिख सकते हो। राजपूतों की एकता का बखान किया जा रहा है, राजपूतों की एकता का या एकता की माला का इस गीत के माध्यम से, गान के माध्यम से वर्णन किया जा रहा है। ठीक है,
गाते गाते चारनी का प्रवेश होता है। महाराणा चारनी से कहते हैं, तुम कुछ गा रही थी चारनी? तुम संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला में बांधकर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी कि संपूर्ण राजस्थान एकता की श्रृंखला, श्रृंखला मतलब एकता की चैन कड़ी, उसमें बांधकर देश की स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता के लिए कुछ करो, ऐसा आदेश दे रही थी। किंतु मैं तो उस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूं। कौन सी श्रृंखला? एकता की। दो जातियों में दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूं। कौन सी दो जातियां? बूंदी के हाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया। तो महाराणा लाखा ने खुद ही कह दिया कि तुम तो उस एकता की माला का, श्रृंखला का वर्णन कर रही थी, लेकिन मैं तो उसे तोड़ने जा रहा हूँ। दो राजपूत जातियों में दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूँ। इस पर चारनी क्या कहती है? यह आप क्या कहते हैं महाराणा? आपके विवेक पर सबको विश्वास है। विवेक मतलब अच्छी बुद्धि, अच्छी सोच। मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ, प्रार्थना करने आई हूँ कि यद्यपि समय के फेर से आप हाड़ा, शक्ति और साधनों में मेवाड़ के उन्नत राज्य से छोटे हैं, फिर भी वे वीर हैं। शक्ति यानी सेना और साधन मतलब अस्त्र शस्त्र, यानी हाड़ा लोग शक्ति, सेना में और अस्त्र शस्त्रों में मेवाड़ के उन्नत राज्य से, बड़े राज्य से, ये बूंदी का राज्य बहुत छोटा है, शक्ति में भी छोटा है और अस्त्र शस्त्रों में भी छोटा है, मतलब उनके पास ज्यादा अस्त्र शस्त्र नहीं है और सेना भी छोटी है, फिर भी वे वीर है। ओके, मतलब शस्त्र कम है, सेना, नंबर ऑफ सिपाही है वो भी कम है, लेकिन वीरता में कमी नहीं है और शक्ति में, लड़ने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते। मेवाड़ को उसकी विपत्ति के दिनों में सहायता देते रहे। विपत्ति यानी कठिन, तो जब भी मेवाड़ पर कोई कठिन समय आया था और तभी हमेशा बूंदी ने मेवाड़ की मदद की है। यदि उनसे कोई दुष्टता बन पड़ी हो तो महाराणा उसे भूल जाए। दुष्टता मतलब दुस्साहस। अगर उनसे कोई भूल हुई है, गलती हो गई है, तो आप महाराणा है, आप भूल जाए और राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध बने रहेंगे। तो चारनी ने क्या प्रार्थना की कि अगर हाड़ाओं से, बूंदी वालों से कुछ गलती हो गई है तो आप उन्हें माफ कर दे, भूल जाए और सारे राजपूतों में स्नेह यानी प्रेम का संबंध बना रहेंगे। महाराणा चारनी तुम बहुत देर आई। बहुत देर आई क्यों? क्योंकि इसके चारनी के आने से पहले ही महाराणा लाखा ने प्रतिज्ञा दी थी। अभय सिंह, चारनी, महाराणा ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वे बूंदी के गढ़ को जीत न ले, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। क्या प्रतिज्ञा की है? जब तक वे बूंदी के गढ़ को जीत न ले तब तक अन्न और जल ग्रहण न करेंगे। चारनी, दुर्भाग्य। दुर्भाग्य मतलब ये तो बहुत बुरी बात है, बहुत ही बुरा होगा कुछ सोचकर। महाराणा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मतलब मैं ऐसे राजपूतों में इस प्रकार से शत्रुता निर्माण होने नहीं दूंगी। देश का कोई भी शुभ चिंतक, राजपूतों का कोई भी शुभ चिंतक इस विद्वेष की आग को फैलने देना पसंद नहीं कर सकता। विद्वेष यानी ईर्ष्या, नफरत। तो जो भी राजपूतों के शुभ चिंतक है, वेल विशर है, वे इस नफरत की आग को फैलने देना पसंद नहीं करेंगे। अभय सिंह, किंतु महाराणा की प्रतिज्ञा पूरी तो होनी ही चाहिए। मतलब महाराणा राजपूत है, उनके मुख से जो शब्द निकले वो तो किसी भी हालत में पूरे होने ही चाहिए। चारनी, उसका एक ही उपाय है, वह यह कि यहीं पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए। तो उसका एक ही उपाय है कि इसी धरती पर, मेवाड़ की धरती पर, समझो बात को अच्छे से, मेवाड़ की ही धरती पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए। महाराणा उसका विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले। उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की है? बूंदी के दुर्ग को नष्ट करेंगे, उसे काबू में करेंगे। तो नकली दुर्ग बनाओ मेवाड़ की धरती पर और उसका विध्वंस करो, विनाश करो और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। महाराणा, क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? मतलब मैं जो सुझाव दे रही हूँ क्या आपको स्वीकार है? तो महाराणा क्या कहते थे? तो ये नकली दुर्ग वाला सुझाव किसने दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है, चारनी ने। इस पर महाराणा क्या कहते हैं? अच्छा, अभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके अपने व्रत का पालन करूंगा, मतलब जो मैं शपथ ले चुका हूँ उसे मैं फिलहाल पूरा कर देता हूँ, उस नकली दुर्ग को मिटाकर। किंतु हाड़ाओं को उनकी उद्दंडता का दंड दिए बिना मेरे मन को संतोष नहीं होगा। किंतु हाड़ाओं को उनकी उद्दंडता मतलब दुस्साहस, धृष्टता का दंड यानी पनिशमेंट, शिक्षा दिए बिना मेरे मन को
संतोष यानी समाधान, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जब तक अड़ाओं को मैं हरा नहीं देता, उनको दंड नहीं देता तब तक। सेनापति नकली दुर्ग बनवाने का प्रबंध करे और अपने सेनापति अभय सिंह को आज्ञा देते हैं कि नकली दुर्ग बनवाया जाए मेवाड़ की ही धरती पर। कौन सा दुर्ग? बूंदी का दुर्ग मेवाड़ की धरती पर नकली दुर्ग बनाया जाए। सबका प्रस्थान होता है और पट परिवर्तन यानी तीसरा दृश्य। ठीक है, तो आज हमने ये दूसरा दृश्य पूरा कर दिया है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद का जो अगला दृश्य है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अब कुछ प्रश्न देखते हैं इस एकांकी के बारे में। एकांकी में आज हमने चारनी का पात्र देखा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको इस पात्र को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्न देखते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर एक अवतरण है। जिनकी खाल मोटी होती है उनके लिए किसी भी बात में कोई भी अपयश, कलंक या अपमान का कारण नहीं होता, किंतु जो मान को प्राणों से बढ़कर समझते आए हैं वे पराजय का मुख देख कर भी जीवित रहे। ये कैसे उपहासजनक बात है। तो इसमें पहला प्रश्न आप देख लीजिए, वक्ता के कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए, यानी इसका वक्ता कौन है और ये कब कहा गया है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, खाल मोटी होना का अर्थ क्या है, इसका भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर लिखा गया है, आप और भी इसमें इस प्रश्न का उत्तर अलग थोड़ा तरीके से लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा अपूर्ण है उत्तर इसका, तो आप इस उत्तर के आधार पर अपना उत्तर तैयार करेंगे। फिर तीसरा प्रश्न है, वक्ता किसे उपहासजनक बात मानता है और क्यों। उपहासजनक का अर्थ क्या होता है? लाइक मजाकिया, हंसी वाली बात। तो किस बात को उपहासजनक? कि पराभव देखने के बाद भी इतने कम सेना के द्वारा मुट्ठी भर हाड़ाओं से पराजित होने के बावजूद भी हम जीवित हैं, ये उनके लिए उपहासजनक बात है, यानी बिल्कुल हंसी वाली बात है, लज्जापूर्वक, जिससे उन्हें बहुत ही अधिक शर्मिंदगी महसूस होती है। ओके, तो यहाँ पर भी ये जो उत्तर लिखा गया है ये आपको अपने शब्दों में और अच्छी तरीके से लिखना है। वक्ता कौन है, फिर उसे ऐसा क्यों लगता है और किस बात को वो उपहासजनक कहता है, ये आपको अपने शब्दों में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भी देशभक्त की सच्ची पहचान क्या होती है। तो यहाँ पर ये उत्तर दिया है, लेकिन आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो ये वाला उत्तर, किसी भी देशभक्त की सच्ची पहचान क्या होती है, ये आपको अपने शब्दों में लिख देना है। यहाँ पर जो लिखा गया है वो भी उसकी मदद आप ले सकते हो, लेकिन आप अपने शब्दों में उसे लिखोगे। ठीक है, ओके बच्चों, तो आज हमने ये एकांकी आधी पढ़ ली है। इसके बाद की जो एकांकी है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप एकांकी जितनी हमने पढ़ी है अच्छे से समझेंगे। इस हर कथन के वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, ये आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ सुनने वाला यानी जो श्रोता है उसने क्या कहा उस कथन पर, ये भी आपको याद करना है। तो एकांकी को अब जब हम ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ेंगे तभी आप उसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे या फिर ध्यान में रख पाएंगे। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, वक्ता और श्रोता समझना, उसे याद रखना, और साथ ही साथ श्रोता ने क्या विचार प्रकट किए ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे यही एकांकी को लेकर। धन्यवाद।